गरीब विधवा बहू के घर आई अमीर सहेली। सविता और पाखी बहुत अच्छी सहेलियां थी जो कि स्कूल से लेकर कॉलेज में साथ पढ़ती थी, पर ग्रेजुएशन के बाद दोनों को अलग होना पड़ता है। हे भगवान, मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा, हम इतने टाइम से अब तक साथ में थे, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, लेकिन अब हमें अपनी लाइफ में अकेले अकेले आगे बढ़ना होगा। तू बिल्कुल ठीक कहती है पाखी, अब इस रास्ते पर हमें अकेले चलना होगा। अच्छा, तू कोलकाता जा रही है ना? अपने बुटीक का कोर्स करके वहीं खोलेगी ना? हाँ यार, ये मेरा ड्रीम जॉब है, इसे तो करना ही होगा। फिर तू क्या करेगी? मैंने सुना था आंटी से कि वो तेरी शादी कर देंगे। तो तू इतनी पढ़ाई करने के बाद सच में शादी कर लेगी? तुझे तो पता है, मिडिल क्लास पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वक्त बदल जाए, फिर लड़का ढूंढना, अच्छा घर मिलना भी तो मुश्किल होता है ना। हाँ मैं समझ सकती हूँ, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा मैं चली जाऊंगी कल के बाद, तो आज साथ में टाइम स्पेंड करें। पर मेरी एक शर्त है, ये वाले कपड़े छोड़कर तुझे मेरे जैसे कपड़े पहनने होंगे, वेस्टर्न। ओके, बट ज्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये कहते ही दोनों सहेलियां एक साथ मूवी देखने के बाद मेले में जाकर मस्ती करती हैं, फिर फोटो स्टूडियो जाकर अलग अलग भेस में फोटो खिंचाकर गोल गप्पे के मजे लेती हैं। सच में यार, आज का दिन हमें बहुत याद आएगा, कितनी मस्ती की ना हमने। वो तो है, तू मेरी बहुत अच्छी सहेली है पाखी, दिल नहीं हो रहा तुझसे अलग होने के लिए, पर मजबूरी है। देख, चाहे हम अलग ही क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक बुला लेना। इतना कहकर दोनों सहेली अपने घर लौट आती हैं। अगले दिन पाखी कोलकाता के लिए रवाना हो जाती है। वहीं सविता का विराट नाम के लड़के से रिश्ता जुड़ जाता है, जहां बहुत धूमधाम के साथ उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। माँ, बाबूजी, आप भी अपना ख्याल रखना, मैं मिलने आती रहूंगी आपसे। बेटा, अच्छे से अपने ससुराल का सारा काम करना। दामाद जी, मेरी वजह से कोई छोटी मोटी भूल हो जाए तो माफ करना। अरे बाबूजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अब सविता मेरी अमानत है। चलो चलो, बहुत देर हो गई। ये सुनकर सविता अपने गरीब माँ बाप से विदा लेती है। अपने ससुराल पहुंचकर सविता अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। फिर उसकी गरीबी के कारण कांता सविता से अक्सर चिढ़ा करती थी, उसके काम में कमी निकालती थी। ऐसे ही एक शाम सविता खीर बनाकर कांता को देती है, जिसे खाकर कांता फेंक देती है। क्यों री, ये तू क्या बनाकर लाई है? मैंने बोला था खीर बनाकर ला, मेवे दूध अच्छे से पका, मेरा इतना मन था और तूने मेरा सारा जी खराब कर दिया, खीर भी बर्बाद। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो आपके मुताबिक ही हर चीज डाली है और इतनी देर तक पकाया है। ज्यादा जुबान चलने लग गई है ना तेरी, अभी बताती हूँ तुझे। अब आया मजा? माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आगे से मुझसे जुबान लड़ाई ना तो जुबान खींच लूंगी, आज तो बस बाल खींचे, जाकर साफ कर अब। आंखों में आंसू लिए सविता घर के सारे काम करती है। कुछ देर बाद विराट आ जाता है। सविता, ये तुमने अपनी क्या दशा बना रखी है? तुम्हारी आंखें इतनी सूज क्यों नहीं हैं? क्या हुआ, रो रही थी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी आंखों में कुछ चला गया था, तो जब तक आंसू आते रहे। अगर तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास चलते हैं, वो तुम्हें आई ड्रॉप्स देगा और एक बार आंखों का टेस्ट भी कर लेगा। अरे नहीं नहीं, आप मेरी इतनी परवाह करते हैं, मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। विराट सविता को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पीठ पीछे कांता सविता को बहुत टॉर्चर करती थी। देखते ही देखते सविता पप्पू और नैना की माँ बन जाती है। विराट भी छुट्टी के दिन अपने बच्चों के साथ खेलता था। एक दिन सुबह ऑफिस जाते वक्त विराट का एक बाइक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो हमेशा के लिए अपनी माँ और पत्नी को छोड़कर चला जाता है। बेटे के जाने के बाद से कांता बौखला जाती है। ये भगवान, मेरा बच्चा मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया, ये सब इस कलमुही की वजह से हुआ है, जरूर इसी की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी पर ग्रहण लग गया, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। विराट जी, अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, और पप्पू और नैना का ख्याल कौन रखेगा? उनके साथ रविवार के दिन कौन खेलेगा? मुझे अकेला क्यों कर दिया आपने? मेरे बेटे को खाने के बाद कैसे ढोंग कर रही है। तुझे तो मैं अब एक मिनट भी अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहती, निकल जा इस घर से। ये कहकर कांता सविता को उसके दोनों बच्चों के साथ, जो कि 3 और 6 साल के थे, उन्हें घर से बेदखल कर देती है। गिड़गिड़ाती सविता हाथ जोड़ती है। माँ जी आप ऐसा मत करिए, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कैसे रहूंगी? इसी घर में तो विराट की यादें हैं। दादी, हमें आपके साथ रहना है, आप घर से क्यों निकाल रही हो? चुप कर तू,
नहीं हूँ मैं तेरी दादी, और तुम तीनों अपनी मनहूस शक्ल लेकर चले जाओ यहाँ से। सविता बहुत कहती है लेकिन कांता उनकी एक नहीं सुनती। इस हाल में सविता अपने दोनों बच्चों को मायके ले आती है। सविता बेटी, तू इतने समय बाद, अरे देखिए तो हमारे नाती नातिन भी आए हैं। क्या हुआ सविता बेटी, तू इतना रो क्यों रही है? ये क्या हालत बना ली? नानू नानू, पापा छोड़कर चले गए भगवान जी के पास। और नानू दादी ने हम सबको घर से बाहर कर दिया, इसलिए मम्मी रो रही है। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें जाकर समधन जी को समझाना चाहिए। नहीं पापा, आप वहाँ मत जाइए। मैं नहीं चाहती माँ जी आपसे बदसलूकी से बात करें। ठीक है, अब से तू हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद सरोज और नरेंद्र सविता और उसके बच्चों को पालते हैं। घर के पैसे भी खत्म होने को आते हैं और विधवा बेटी की ऐसी हालत देखकर दोनों का एक दिन निधन हो जाता है। सविता के माता पिता भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। हे भगवान, ये आपने मेरी किस्मत किस काली स्याही से लिखी है कि विराट जी भी चले गए और मेरे माता पिता भी। कैसे करूंगी अब मैं अपने बच्चों का लालन पालन बिना परिवार के? उन्हें प्यार कौन देगा? अब इनका पेट पालने के लिए मुझे ही कुछ काम करना होगा। मम्मी मम्मी, मैं तो आइसक्रीम चाहिए, दिलाओ ना। हाँ माँ, मुझे कोन वाली आइसक्रीम खानी है, मेरे दोस्त भी खाते हैं। अभी पैसे नहीं हैं, थोड़े दिन रुक जाओ, मैं खिला दूंगी। अरे खाली प्लॉट में जामुन का पेड़ है, उसे ही बेचकर घर भी संभाल लूंगी, बच्चों को भी देख लूंगी। ऐसा कहकर सविता उस प्लॉट से कुछ जामुनों को रोज सुबह तोड़कर लाती और अपने घर के बाहर बेचने लगती। जामुन ले लो, जामुन ताजा ताजा मीठा मीठा जामुन ले लो, 20 के 100 ग्राम, 20 के 100 ग्राम। बहन जी जरा मुझे आधा किलो तोल दीजिए, ये लो पैसे। इस तरह विधवा सविता जामुन बेचकर अपने बच्चों का पेट पालती है, कम पैसों में उनकी इच्छा पूरी करती है। फिर एक दिन एक लंबी सी गाड़ी में से पाखी उतरती है। उसका ड्राइवर धूप से बचाने के लिए छाता खोलता है और 2 बॉडीगार्ड तोहफों के साथ आते हैं। मम्मी मम्मी, देखो हमारे घर के बाहर कोई आया है। सविता जैसे ही घर के बाहर आती है तो पाखी को देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। पाखी, तो इतने सालों बाद कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ, पर तूने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? अंकल आंटी कहाँ हैं? और तूने सफेद साड़ी क्यों पहनी है? क्या बताऊं, एक एक करके सब मुझे छोड़कर चले गए। एक्सीडेंट और मम्मी पापा को मेरी टेंशन हो गई थी। मैंने कहा था ना, कोई भी बात हो तो मुझे याद करना, मैं हमेशा तेरे पास आऊंगी। ये क्या हालत बना ली तूने अपनी। अंदर चल। अंदर जाकर सविता पाखी को पानी पिलाती है। फिर सविता अपना सारा दुख दर्द उसे बताती है। पाखी उसे संभालती है। तू कैसे रहेगी, तेरे बच्चे भी छोटे हैं, तू दूसरी शादी कर ले। नहीं पाखी, मैं विराट से बहुत प्यार करती हूँ और शादी के बाद किसी ने मेरे बच्चों को नहीं अपनाया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं खुद अपने दम पर काम करूंगी और इसमें मैं तेरी मदद करूंगी। देख, पढ़ी लिखी तो तू है ही, और अब मैंने यहाँ पर भी एक बुटीक खोला है, तो तू उसे हैंडल कर ले, बच्चों को भी हम देखते रहेंगे। अच्छा हुआ पाखी तू आ गई, तेरे बिना मैं बहुत अधूरी थी। अगर दोस्त हो तो तेरे जैसी हो। बस बस बस, अब ज्यादा रो मत। ड्राइवर इधर आओ, ये सारे तोहफे यहाँ रख दो और बच्चों को चॉकलेट और गिफ्ट दे दो। बच्चों आओ, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। नमस्ते मौसी। नमस्ते मौसी। अरे कितना प्यारा है ये, तो तुतलाता है, कितना अच्छा लग रहा है मौची। ऐसा ही है, लेकिन बच्चे बड़े होकर खुद साफ बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ वो तो है। इस तरह दोनों सहेली एक दूसरे से बहुत बात करती हैं। फिर पाखी उनकी मदद करके अपने बुटीक में उसे सीनियर पोस्ट देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण खुद अपने दम पर करती है। माँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? जो भी तुम्हारे दिल में है तुम बता सकते हो, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ माँ, दरअसल ये बात है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं आप शादी के लिए मना न कर दो। बेटा, जब से तू बड़ा हुआ है तूने इस घर को बहुत अच्छे से समझा है और संभाला है। तेरे पिताजी के जाने के बाद तू ही इस घर को संभालता हुआ आ रहा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर तू किसी लड़की को पसंद करके इस घर के अंदर लेकर आएगा तो वो लड़की जरूर इस काबिल होगी कि वो हमारे इस घर को संभाल सके। हाँ माँ, दरअसल बात यह है कि जिस लड़की को मैं प्यार करता हूँ उस लड़की का रंग बहुत ज्यादा काला है। मुझे डर यह है कि कहीं उसके कालेपन की वजह से आप उसे पसंद न करो, इसलिए मैंने पहले आपको बताना जरूरी समझा।
बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है? मेरा बेटा होकर भी तू अगर ऐसी बातें करेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और रही बात गोरे और काले की, तो दुनिया में केवल दो ही रूप हैं, एक काला और गोरा। इसका मतलब ये नहीं कि काले लोगों का दिल भी काला होता है। तुम मुझसे उस लड़की को जरूर मिलवाना। ये सुनकर नैतिक बहुत खुश होता है, जिसके बाद नैतिक अपनी माँ को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ शालिनी पहले से ही मौजूद होती है। शालिनी का बर्ताव देखकर यशोदा बहुत खुश होती है और उसे अपने बहू के रूप में स्वीकार लेती है। कुछ ही दिनों में यशोदा अपने बेटे नैतिक की शादी शालिनी से कर देती है। शालिनी शादी के बाद अपने घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शहर से नैतिक की बहन शनाया घर पर वापस आती है। अरे माँ, कितने सालों बाद मैं आपको देख रही हूँ। माँ, मुझे शहर में आपकी बहुत याद आया करती थी, लेकिन क्या करती, मजबूर हूँ। अपनी पढ़ाई को खत्म किए बिना नहीं आ पाती। भैया कहाँ है? मुझे भैया से मिलना है। तभी नैतिक कमरे से बाहर आता है और अपनी बहन को देखते हुए उसे गले लगा लेता है। अरे मेरी प्यारी बहन, कितनी दुबली पतली हो गई हो, अपना ख्याल जैसे रखती ही नहीं हो। माँ, अब मेरी बहन आ गई है तो इसका अच्छे से ध्यान रखना और जाने से पहले से अच्छे से मोटा भी कर देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले ये तो बताओ भैया, शादी कब कर रहे हो? देखो, मुझे आपकी शादी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है। वैसे मेरी नजर में एक बहुत सुंदर सी लड़की है, अगर आप चाहो तो मैं आपकी शादी की बात आगे बढ़ा सकती हूँ, और आप उस लड़की को जानते भी हो। शनाया की ये बात सुनकर नैतिक और यशोदा चुप रह जाते हैं। तभी यशोदा अपनी बेटी शनाया से कहती है, तुम्हारे भाई की शादी तो हो गई है। माफ करना बेटी, तुम्हें बहुत बार कॉल किया लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लगा, और फिर हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम इंतजार कर पाते। जल्दी में ही शादी करवाई है। देखो, वहाँ आंगन में जो लड़की कपड़े धो रही है वही तुम्हारी भाभी है। ये सुनते ही शनाया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और जैसे ही वो अपनी काली भाभी को देखती है तो गुस्से से आग बबूला भी हो जाती है। ओह माय गॉड भैया, आप इस ब्लैक ब्यूटी से कैसे शादी कर सकते हो? आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि काली लड़की के बच्चे भी काले ही होंगे? व्हाट रबिश, तुम मेरी बहन होकर ही कैसी बातें कर रही हो? अरे गोरा काला कुछ नहीं होता। तुम्हारी भाभी स्वभाव में बहुत अच्छी हैं। जाओ एक बार जाकर बात तो करो। मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। आपका फैसला है, आपको मुबारक हो। मुझे अपनी सहेली के घर उसी से मिलने जाना है, मैं चलती हूँ। उस गांव की सबसे अमीर लड़की शनाया की सहेली थी, जिसका नाम पूर्वी था। पूर्वी ना तो अमीर थी बल्कि घमंडी तो और भी ज्यादा थी। जैसे ही शनाया उससे मिलने उसके घर जाती है, पूर्वी उसे देखकर बहुत खुश होती है। ओह माय गॉड शनाया, तुम वापस शहर से आ गई। अच्छा हुआ, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। फाइनली हम दोनों मिल रहे हैं। कब आए शहर से तुम? अरे यार, आज ही आई हूँ, लेकिन आज आते ही सर पर एक बहुत बड़ा बम फूट गया। शनाया अपने भाई की शादी के बारे में अपनी सहेली पूर्वी को बताती है, जिसे सुनकर पूर्वी कहती है, लेकिन शनाया, तुम तो मेरी शादी अपने भाई से करवाना चाहती थी। तुम्हारा और मेरा वादा हुआ था ताकि हम बेस्टीज हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। मैं भी तो यही चाहती थी, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे भैया ने उस काली कलूटी से शादी कर ली। नहीं तो मेरा मन था मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाकर अपने घर ले चलूं। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। जिस कंपनी में तुम्हारे भाई काम करते हैं वो कंपनी मेरी है, यानी कि मेरे डैड की। इस बहाने मैं उस कंपनी के अंदर आना जाना कर सकती हूँ और अपने रंग रूप से तुम्हारे भैया को अपने प्यार के जाल में फंसा सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो। अरे नहीं की और पूछ, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे घर हो। इसके लिए तुम्हें जो करना पड़े वो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शनाया पूर्वी का प्लान सुनकर बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद से पूर्वी अपने डैड की कंपनी में जाकर किसी न किसी बहाने नैतिक के करीब आना शुरू कर देती है। नैतिक जहां शालिनी से बहुत प्यार करता था, वहीं अब उसे धीरे धीरे पूर्वी पसंद आने लगती है, जिसकी वजह से उसकी शालिनी से रोजाना लड़ाई होने लगती है। पूरे दिन तो तुम घर में पड़ी रहती हो, तुमसे मेरा टिफिन भी पैक नहीं होता। अरे दिन भर आराम करते हुए तुम थकती नहीं हो? अजी, मैंने तो समय पर ही आपका टिफिन पैक कर दिया था, फिर आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तो तुम्हारी कमजोरी, ऊपर से तुम्हारी गंदी शक्ल देख देख कर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। नैतिक गुस्से में ऐसा कहकर घर से चला जाता है और अपने ऑफिस पहुंचकर पूर्वी से पूरा दिन बातें करता रहता है। उसी दिन वह पूर्वी को लेकर एक कैफे में जाता है, जहां प्लान के हिसाब से शनाया उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। अरे भैया, ये क्या, आप भाभी को धोखा दे रहे हो? क्या आपको मेरी सहेली पूर्वी इतनी पसंद है? अगर इतनी पसंद है तो आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ, दोबारा शादी कैसे कर सकता हूँ? ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर आपको पूर्वी से प्यार है तो आपकी शादी मैं करवाऊंगी। वैसे भी आप शालिनी भाभी को डिजर्व नहीं करते।
शनाया अपने भाई को 7वें आसमान पर चढ़ा देती है, जिसके बाद वह उन दोनों को एक मंदिर में ले जाकर उनकी शादी करवा देती है। लेकिन उनकी शादी के बाद नैतिक पूर्वी को अपने घर लेकर नहीं आता। वो इस मौके की तलाश में था कि वो किसी तरह अपनी माँ को इसके बारे में बता सके। एक दिन वह दोनों घर की चौखट के पास बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं और बहुत तेज बरसात होती है। वहीं शालिनी बर्तन धो रही होती है। नैतिक अपनी दूसरी शादी के बारे में अपनी माँ को बताने वाला होता है कि तभी शनाया छाते के भीतर पूर्वी को बारिश से बचाते हुए शादी के जोड़े में घर पर ले आती है। अरे पूर्वी, ये तुम्हारी सहेली तो बहुत प्यारी और सुंदर लग रही है, लेकिन ये शादी होने के बाद यहाँ क्यों आई है? क्योंकि ये इसका ससुराल है। नैतिक भैया ने इससे शादी की है। ये सुनते ही शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए मेरे पति किसी और लड़की से शादी कर ही नहीं सकते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पूर्वी मेरी पत्नी है और मैंने उससे शादी की है। ये सुनते ही बेचारी शालिनी वहाँ खड़ी की खड़ी रह जाती है। अरे शनाया बेटी, ये तूने क्या किया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे होते हुए इस घर के अंदर बदसूरत बहू रहे, मैं कैसे देख सकती हूँ? चलो पूर्वी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। शनाया पूर्वी को ले जाकर उसके भाई का उसको कमरा दिखाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शालिनी घर छोड़कर चली जाती है। तो वहीं शादी के बाद पूर्वी अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर देती है। वो अपने पैसों का घमंड अपने ससुराल के सभी लोगों को दिखाती है। एक दिन शनाया उसके कमरे में जाकर उसकी महंगी लिपस्टिक लगा लेती है, जिसे देखकर वो कहती है, लिपस्टिक क्या तेरे बाप ने खरीद कर लाकर रखी है? अरे तुझे पता है कितनी महंगी लिपस्टिक है? छोड़ इसे, आइंदा मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। जा दफा हो जाए यहाँ से। शादी के बाद पूर्वी का इतना बदला हुआ बर्ताव देख शनाया हैरान रह जाती है। ना उसे कुछ नहीं कह पाती और अपनी गलती का पछतावा करने लगती है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने मेरी इतनी अच्छी भाभी थी और उन्हें मैंने घर से भगा दिया। लेकिन इसका घमंड और नखरे देखो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे भी कभी इस तरीके से बात करेगी। पूर्वी इतने अमीर घराने की लड़की थी कि उससे नैतिक की गरीबी देखी नहीं जाती और अपने नखरों के चलते वो नैतिक को डिवोर्स देकर चली जाती है, जिसके बाद नैतिक को भी अपनी गलती का पछतावा होता है। दोनों भाई बहन शालिनी के पास जाकर उसके पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं, जिसके बाद शालिनी उन दोनों को माफ कर देती है और वापस आकर अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।